नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल ओके जी के चैनल पर। तो दोस्तों, कल से रीट पात्रता परीक्षा के 5 दिन रह गए हैं। तो दोस्तों, आज अपन रीट लेवल 1 व रीट लेवल 2 का जो शिक्षण शास्त्र है, पेडागोजी व टीचिंग मेथड है, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर दोस्तों अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इन वीडियो को आप पूरा देखते हो तो आपके टीचिंग मेथड के क्वेश्चन गलत होने के चांस न के बराबर हो जाएंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और दोस्तों, यह जो वीडियो होंगे इनमें 470 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वह है कि B.S. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि B.S. ब्लूम ने दोस्तों कौन सा आयाम दिया था। तो हर्बर्ट उपागम, मूल्यांकन उपागम, RCM उपागम या मॉरिसन उपागम। तो दोस्तों, आंसर होगा दोस्तों मूल्यांकन उपागम, यानी कि जो B.S. ब्लूम है उन्होंने मूल्यांकन उपागम दिया था। ठीक है, और दोस्तों B.S. ब्लूम ने ही उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, यानी कि B.S. ब्लूम ने ही उद्देश्यों का क्या किया, वर्गीकरण किया था। ध्यान रखना दोस्तों, B.S. ब्लूम ने ही उद्देश्यों का वर्गीकरण किया और इन्होंने 3 प्रकार के उद्देश्य बताए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला था ज्ञानात्मक, ठीक है, दूसरा था भावात्मक और तीसरा था क्रियात्मक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ये 3 उद्देश्य B.S. ब्लूम ने दिए थे। ठीक है, ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक, यानी कि B.S. ब्लूम ने 1956 में दोस्तों उद्देश्यों का वर्गीकरण किया और 3 उद्देश्य दिए इन्होंने, ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया? B.S. ब्लूम ने। कब किया? 1956 में। कितने उद्देश्य दिए? 3, ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक। क्या दोस्तों? और दोस्तों, अगर B.S. ब्लूम के नवीन आयाम की बात करें तो वो था मूल्यांकन उपागम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। तो दोस्तों, जो विश्लेषणात्मक विधि है, शब्द से वर्ण की ओर, वर्ण से शब्द की ओर, शब्द से वाक्य और वाक्य से पैराग्राफ। क्वेश्चन क्या है कि विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग क्या होता है। तो विश्लेषणात्मक का मतलब होता है दोस्तों तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना, अलग अलग करना। ठीक है, विश्लेषणात्मक का अर्थ क्या होता है? अलग अलग करना। तो दोस्तों, इसमें आंसर होगा दोस्तों शब्द से वर्ण की ओर, यानी कि जो शब्द होता है उसको अलग किया जाता। जैसे ये राम है तो इसको 2 वर्णों में विभक्त कर दिया। तो ठीक है दोस्तों, तो शब्द से वर्ण की ओर ये चलती कौन सी? विश्लेषणात्मक विधि। और जबकि संश्लेषणात्मक विधि है वो चलती है दोस्तों वर्ण से शब्द की ओर, यानी कि संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना होता है। ठीक है दोस्तों, संश्लेषणात्मक का मतलब होता है जोड़ना। तो यानी कि वर्ण से शब्द की ओर, जैसे रा प्लस में है तो ये वर्ण हो गए अलग अलग, इनको जोड़ते तो फिर शब्द बन जाता। तो वर्ण से शब्द की ओर चलती है संश्लेषणात्मक, जबकि विश्लेषणात्मक शब्द से वर्ण की ओर चलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। जो B.S. ब्लूम ने 1956 में दोस्तों जो उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, ज्ञानात्मक, ठीक है, उसके बाद में भावात्मक और उसके बाद में है क्रियात्मक। तो दोस्तों, जो ये तीनों उद्देश्य है इनमें जो ज्ञानात्मक पक्ष है इसके 6 प्रकार है। कितने? 6 उद्देश्य होते हैं इसमें। ठीक है, जिसका ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम जो उद्देश्य होता है वो होता है मूल्यांकन। कौन सा? मूल्यांकन। ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, ध्यान रखना दोस्तों। मूल्यांकन अंतिम कौन सा होता है? मूल्यांकन होता है। और दोस्तों, जो
भावात्मक होता है, भावात्मक का होता है दोस्तों आदत या चरित्र निर्माण। क्या दोस्तों? आदत या चरित्र निर्माण इसका अंतिम दृश्य होता है, आदत या चरित्र निर्माण। ठीक है दोस्तों। और इसमें से जो भावात्मक, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक होते हैं, इनके कौन कौन से इनके अंदर उद्देश्य होते हैं उनको आपसे पूछे जाते। तो आप जब थ्योरी पढ़े तो उनको आप अच्छे से पढ़े। इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भावात्मक पक्ष का है, कौन सा क्रियात्मक का है। तो दोस्तों देखो, आपको तीनों के जो उद्देश्य वो याद रखने, ठीक है। और जो ज्ञानात्मक पक्ष है इसके 6 प्रकार है। कितने? 6 प्रकार। ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए। तो दोस्तों जो वर्तनी होती है उसका विधिवत ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? पहला है प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर। तो दोस्तों जो अपन सीखते हैं तो वो प्राथमिक स्तर पर वर्तनियाँ सीखते हैं, उसके बाद में अपन नहीं सीख सकते। यानी कि प्राथमिक स्तर पर ही बच्चे को यानी कि वर्तनी का विधिवत ज्ञान हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्राथमिक स्तर। फिर है दोस्तों भाषिक सामग्री है। इसमें है पहला मूल विषय वस्तु, प्रत्ययों, शब्दावली, मूल विषय वस्तु व प्रत्यय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों शब्दावली। क्या? शब्दावली। क्या होगा दोस्तों? शब्दावली होगा। भाषिक सामग्री कौन सी है? शब्दावली। आगे चलते हैं। बुलेटिन बोर्ड है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, कोमल सामग्री। तो दोस्तों जो बुलेटिन बोर्ड है ये है दृश्य सामग्री। कौन सी? दृश्य सामग्री है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बुलेटिन बोर्ड क्या है? एक दृश्य सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, अधिक विश्वसनीय परीक्षण है जिस पर अपन ज़्यादा विश्वास रख सकते हैं, यानी कि जो ज़्यादा विश्वसनीय होता है वो कौन सा परीक्षण है? तो शिक्षक निर्मित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण व प्रमाणीकृत परीक्षण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रमाणीकृत परीक्षण, ठीक है दोस्तों। ये ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। कौन से? प्रमाणीकृत परीक्षण। 2 प्रकार के होते हैं, प्रमाणीकृत और अप्रमाणीकृत, ठीक है दोस्तों। अप्रमाणीकृत, ध्यान रखना, परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। जो प्रमाणीकृत परीक्षण होते हैं ये ज़्यादा वैध और विश्वसनीय होते हैं। फिर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सीसी में व्यापकता का आशय निम्नलिखित में से नहीं है। तो विषयों की व्यापकता, उपकरणों की व्यापकता, दायरे की व्यापकता व प्रश्नों की व्यापकता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रश्नों की व्यापकता, यानी कि प्रश्नों की व्यापकता नहीं होनी चाहिए। यानी कि विषय में विषय की व्यापकता होनी चाहिए, यानी कि जो उसमें विषय वस्तु होती है उसका सही तरीके से विस्तार होना चाहिए। उपकरणों की व्यापकता भी होनी चाहिए, ठीक है, व्यापक तौर पर उपकरण होने चाहिए। दायरे और पाठ्यक्रम का जो दायरा होता है वो व्यापक होना चाहिए, लेकिन दोस्तों प्रश्नों की व्यापकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक बालक के ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना ग्रंथि से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका क्या उपचार करेंगे? सहानुभूति व्यवहार, दंड देकर, परिवार को सूचना देकर, मित्रों के साथ घूमने की प्रेरणा देकर। तो आंसर क्या होगा? सहानुभूति व्यवहार करके, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है। तो दोस्तों अब अपन को पहचाना है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन से हैं। तो दोस्तों आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न व व्याख्यात्मक प्रश्न। तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ के प्रकार में आता है मिलान प्रश्न आते हैं, सत्य असत्य वाले आते हैं, सत्य असत्य वाले। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ वाले आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले आते हैं, ठीक है, और मिलान वाले आते हैं। ये सब दोस्तों वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों।
फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मौन वाचन का लाभ क्या है। तो दोस्तों उच्चारण अभ्यास से तो अवसर मिलता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है, एकाग्रचित्त होकर ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करना होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि जो स्वाध्याय की प्रवृत्ति होती है वो विकसित होती है, किससे? मौन पठन से। यानी मन ही मन अपन पढ़ते हैं तो उससे क्या होगा कि अपने आप ही पढ़ने की प्रवृत्ति का विकास होता है स्वाध्याय की, यानी कि अपने आप ही अध्ययन करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। तो मौन वाचन का लाभ क्या है दोस्तों? स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों, ध्यान रखना। दोस्तों चिकित्सात्मक अध्यापन को कहा जाता है। तो दोस्तों निदान, उपचार, निदान व उपचार व उपलब्धि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उपचार। चिकित्सात्मक जो अध्यापन होता है उसको क्या बोलते हैं? उपचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उपचार बोलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना कि दोस्तों चिकित्सात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? उपचार कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पाठ्य पुस्तक के रचना के सोपानों का क्रम है, यानी कि जो पाठ्य पुस्तक का जो निर्माण होता है उसकी रचना होती है उसमें कौन कौन से सोपान होते हैं, उनका क्रम क्या है। तो दोस्तों इसमें पहला दे रखा है विषय सामग्री का चयन, सत्रीकरण व प्रस्तुतिकरण। सत्रीकरण, विषय सामग्री का चयन, प्रस्तुतिकरण, सत्रीकरण, विषय सामग्री का चयन, प्रस्तुतिकरण, विषय सामग्री का चयन व सत्रीकरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विषय सामग्री का चयन, यानी कि जो पुस्तक का निर्माण किया जाता है उसमें पहले क्या क्या विषय सामग्री रखनी उसका चयन किया जाता है। फिर बच्चों का स्तर देखा जाता है कि किस स्तर के बच्चे हैं जिनके लिए किस तरह की विषय सामग्री का चयन किया जाए, फिर उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है पुस्तक में? विषय सामग्री का चयन किया जाता है, फिर बच्चों का स्तर देखा जाता है कि यानी किस स्तर के लिए बुक का निर्माण किया जा रहा है, फिर उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण व प्रस्तुतिकरण। ठीक है, आगे चलते हैं। श्रव्य दृश्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है। शिक्षा को अधिक रोचक बनाना, शिक्षा को स्थायी बनाना, शिक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाना, शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना। अब देखो श्रव्य दृश्य सामग्री किस काम आती है? शिक्षा को रोचक बनाने के लिए, ठीक है, आनंददायी बनाने के लिए। तो इसमें क्या दे रखा है? चौथा जो है इसमें नकारात्मक दे रखा है कि शिक्षा को निष्प्रयोजन, जिसका कोई प्रयोजन नहीं हो। तो शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो निष्प्रयोजन बनाना नहीं होता है। क्या नहीं होता? निष्प्रयोजन बनाने नहीं होता। किसका? श्रव्य दृश्य सामग्री का। क्या होता है? शिक्षा को प्रभावकारी, शिक्षा को स्थायी, शिक्षा को अधिक रोचक बनाना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों पहला है इसमें विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना, विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन करना, गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना, विद्यार्थी की संप्राप्ति में सुधार करना कि बच्चे ने प्रगति किस स्तर तक प्राप्त की है, अगर उसमें कोई कमी है तो उसमें सुधार करना। तो इसमें क्या पूछा है कि विशेषता नहीं पूछे है। तो दोस्तों जो ये तीनों है ऑप्शन 2, 3, 4, ये तीनों क्या है? सकारात्मक है। जबकि दोस्तों विद्यार्थियों के विकास के पक्षों पर जोर न देना, तो ये क्या है? नकारात्मक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? पहला आंसर होगा। ठीक है, ये नेगेटिव पॉइंट है। जबकि ये तीनों पॉइंट क्या है दोस्तों? सकारात्मक है। सतत यानी सीसी है दोस्तों, विद्यार्थी का नियमित मूल्यांकन भी करता है, गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करता है, विद्यार्थी की संप्राप्ति में सुधार करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है। तो देखो मैंने आपको पहले बताया था कि सत्य असत्य परीक्षण ये किस में आते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं। तो बहुसंख्यक चुनाव परीक्षण, एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण, समरूप परीक्षण, बहु रिक्त स्थान पूरक परीक्षण, यानी कि सत्य असत्य परीक्षण क्या कहलाता है दोस्तों? तो दोस्तों ये कहलाता है
एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण। एकांतर का मतलब होता है एक, क्या होता है, एक उत्तर देना। क्या, एक उत्तर होता है, यानी कि एक शब्द में उत्तर है, हाँ या ना। सत्य असत्य में क्या होता है, सत्य या असत्य। तो एक प्रत्युत्तर यानी कि एक उत्तर होता है, सत्य हाँ या ना, सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रंगमंच अभिनय विधि है गद्य की, पद्य की, नाटक की व व्याकरण की। तो दोस्तों जो रंगमंच अभिनय विधि है दोस्तों, ये है नाटक की विधि। आपको पता है कि नाटक कहाँ किया जाता है, स्टेज पर, रंगमंच पर अभिनय किया जाता है। तो ये क्या रंगमंच क्या दोस्तों, एक नाटक की विधि है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण। इस तरह भी पूछते हैं कौन सी विधियाँ व्याकरण की विधियाँ हैं, कौन सी कविताएं की विधियाँ हैं, कौन सी दोस्तों गद्य की विधियाँ हैं, कौन सी पद्य की विधियाँ हैं, कौन सी रचना विधियाँ हैं। इस तरह पूछते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। जो रंगमंच अभिनय विधि है दोस्तों, ये नाटक की विधि है। आगे चलते हैं। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। क्वेश्चन क्या है, भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। तो भाषा ज्ञान गम्य है, भाषा अभ्यास गम्य है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, भाषा अनुकरणात्मक है। तो दोस्तों जो इसका जो आंसर होगा वो होगा भाषा ज्ञान गम्य है, यानी कि भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। तो दोस्तों जो पहला है ये इसका आंसर होगा भाषा ज्ञान गम्य है। ठीक है दोस्तों, ये कौशल से संबंधित नहीं है। ठीक है, जबकि भाषा अभ्यास से आती है, सही बात है। भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, क्योंकि समाज में ये काम आती है संप्रेषण व अभिव्यक्ति में, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए सामाजिक व्यवहार में काम आती है। तो ये भी सत्य, ये भी सत्य। और भाषा अनुकरणात्मक होती है, सही बात है दोस्तों, कि बच्चा अनुकरण के द्वारा भाषा सीखता है। ठीक है, इसमें देर का कि भाषा ज्ञान गम्य, भाषा ज्ञान से आती है, तो ये इसमें नहीं, इसके कौशल से संबंधित नहीं है। ठीक है, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। क्या दोस्तों, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। दृश्य विधान, अभिनय, कहानी व अनुवाद। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, अनुवाद। ध्यान रखना, उद्बोधन विधि का उपभेद कौन सा नहीं है, अनुवाद नहीं है, जबकि अभिनय है, दृश्य विधान है और कहानी है। तो अनुवाद उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती। ये है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है। भाषा संसर्ग विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में, पाठ्य पुस्तक विधि में। 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, सही आंसर क्या होगा दोस्तों, भाषा संसर्ग विधि में। ध्यान रखना दोस्तों कि व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन है 4, भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भाषा संसर्ग विधि। इसमें दोस्तों अलग से व्याकरण का ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि क्या होता है कि पाठ में जो व्याकरण के शब्द आते हैं उन्हीं को वहाँ पर समझाकर व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पाठ पढ़ाते समय बीच बीच में जो व्याकरणिक शब्द आते हैं उनका विश्लेषण करते हुए व्याकरण का ज्ञान देना भाषा संसर्ग विधि कहलाती है। ठीक है, इसमें स्वतंत्र रूप से यानी व्याकरण का ज्ञान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है। तो नियोजनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन व संकलनात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों जो सत्र की समाप्ति पर किया जाता है वो मूल्यांकन कहलाता है संकलनात्मक मूल्यांकन, जिसे बोलते हैं दोस्तों योगात्मक मूल्यांकन। कौन सा, योगात्मक मूल्यांकन, यानी कि पाठ की समाप्ति व सत्र की समाप्ति पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा होता है दोस्तों, योगात्मक मूल्यांकन
होता है, ध्यान रखना, जिसे समेटिव भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? समेटिव। ठीक है दोस्तों, टेस्ट क्या बोलते हैं? समेटिव टेस्ट भी बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, हर बार इनसे क्वेश्चन आ रहा है। अभी रीड 2021 वाले पेपर में फर्स्ट लेवल में क्या पूछा था कि दोस्तों मध्यावधि मूल्यांकन कौन सा है? कौन सा क्वेश्चन पूछा था कि मध्यावधि मूल्यांकन का उदाहरण है, मध्यावधि मूल्यांकन का उदाहरण है। तो मध्यावधि कौन सा होता है? रचनात्मक मूल्यांकन, यानी कि यूनिट के दौरान या पाठ पढ़ाते समय या पाठ पढ़ाने के दौरान, ठीक है, या शिक्षण सत्र के दौरान किया गया मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता। मध्यावधि मूल्यांकन कौन सा होता है दोस्तों? रचनात्मक मूल्यांकन होता है। ध्यान रखना दोस्तों, कैसे भी क्वेश्चन घुमा सकते हैं। मध्यावधि मूल्यांकन का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन को ही मध्यावधि मूल्यांकन कहते हैं, जो शिक्षण सत्र के दौरान या प्रारंभिक मूल्यांकन कहलाता है, यानी कि शिक्षण सत्र के दौरान ये किया जाता है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 2 प्रकार का होता है। वापस बता देता हूँ आपको, मूल्यांकन होता है 2 प्रकार का, ठीक है। पहला है होता है रचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। दूसरा होता है योगात्मक मूल्यांकन। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है ये दोस्तों शिक्षण के दौरान होता है। किसके दौरान? शिक्षण के दौरान, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, शिक्षण के दौरान होता है, जिसे मध्यावधि मूल्यांकन भी कहते हैं। क्या दोस्तों? मध्यावधि मूल्यांकन भी कहते हैं। शिक्षण सत्र के दौरान या यूनिट के दौरान, यानी शिक्षण करवाते समय जो मूल्यांकन किया जाता है उसे रचनात्मक मूल्यांकन या मध्यावधि मूल्यांकन भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। और जो दूसरा मूल्यांकन होता है इसे दोस्तों सत्र की समाप्ति पर किया जाता है। कब? सत्र की समाप्ति पर। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सत्र की समाप्ति पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा दोस्तों? योगात्मक मूल्यांकन या समेटिव। क्या दोस्तों? समेटिव मूल्यांकन, इंग्लिश में बोलते हैं समेटिव, ठीक है। और इसे बोलते हैं योगात्मक को संकलनात्मक मूल्यांकन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, क्लियर हो गया। मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है रचनात्मक, ठीक है, और दूसरा होता है योगात्मक, ठीक है दोस्तों। योगात्मक का दूसरा नाम है संकलनात्मक और एक और है सारांशात्मक। कौन सा? सारांशात्मक। ये 3 नाम हो गए इसके, ठीक है। हिंदी में 3 नाम हो गए, सारांशात्मक, संकलनात्मक और योगात्मक, ठीक है। इंग्लिश में नाम है समेटिव। क्या बोलते हैं? समेटिव बोलते हैं इसको। योगात्मक मूल्यांकन जो शिक्षण सत्र की समाप्ति पर किया जाता है, ठीक है। और जो पहला है दोस्तों रचनात्मक, ये शिक्षण सत्र के दौरान किया जाता है, इसे मध्यावधि मूल्यांकन भी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। इसे फॉर्मेटिव बोलते हैं, फॉर्मेटिव टेस्ट है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से पूछ सकते हैं क्वेश्चन आपसे। क्लियर, आगे चलते हैं। ब्लू प्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। तो दोस्तों शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्य वस्तु के प्रकरण व प्रश्नों के प्रकार। आपको पता है दोस्तों ब्लू प्रिंट यानी नील पत्र बोलते हैं, जिसे जब आप इंटर्नशिप करते हो, बीएड करते हो तो आपको बनाना पड़ता है नील पत्र, जिसमें क्या क्या होता है दोस्तों। देखो शिक्षण के लक्ष्य क्या लक्ष्य होते हैं, तो आपकी डायरी में ये दिए होते हैं शिक्षण के लक्ष्य, प्रश्नों के प्रकार दिए होते हैं और पाठ्य वस्तु का प्रकरण दिया होता है, लेकिन शिक्षक निर्मित सामग्री नहीं होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देर का सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना,
बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो दोस्तों सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना तो क्या कहलाता है दोस्तों? निदानात्मक कहलाता है या निदान कहलाता है। क्या? निदानात्मक मूल्यांकन कहते हैं इसे, निदानात्मक मूल्यांकन। ध्यान रखना, सीखने से संबंधित कठिनाइयों का पता लगाना या कारणों का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। क्या? निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जहाँ पर सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना होता है या कारणों का पता लगाया जाता है उसे बोलते हैं निदानात्मक। और दोस्तों अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए अगर अपन शिक्षण करते हैं तो उसे बोलते हैं दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण। और बालकों की वर्तनी संबंधी इसमें आता नहीं है, शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाई इसमें आती नहीं है, तो आंसर क्या होगा? 2। उपचारात्मक शिक्षण में क्या किया जाता है दोस्तों? अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाता है। ठीक है। कारणों को जानना या कठिनाइयों का पता लगाना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। और उन कठिनाइयों को जानने यानी कारणों को जानने के बाद में उन कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण कार्य करना या उपचार करना उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अगर कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं या कारणों का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो निदानात्मक परीक्षण कहलाएगा। क्या? कारण व कठिनाइयों का पता लगाना क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ 1 नंबर तैयार है आपको कि सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना व कारणों का पता लगाना, ये 2 शब्द पकड़ना आप। कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना व कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना तो क्या कहलाता है? निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। ठीक है। लेकिन उन कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण कार्य जो किया जाता है, जो उपचार किया जाता है, उसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। यानी अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए जो शिक्षण कराया जाता है उसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। वेरी इंपॉर्टेंट है। गीत तथा नाट्य प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली, प्रश्नोत्तर खंडान्वय प्रणाली या व्याख्या प्रणाली। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि नर्सरी, क्या दोस्तों? नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता का, क्या दोस्तों? नर्सरी तथा प्राथमिक स्तर पर कविता का शिक्षण का सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? तो दोस्तों ये है दोस्तों गीत एवं नाट्य प्रणाली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्सरी एवं प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कौन सी है? गीत व नाट्य प्रणाली। यानी कि जो प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उनको अपन जल्दी किसे सिखा सकते हैं? गीत व नाट्य प्रणाली के द्वारा उनको अपन कविता के माध्यम से जल्दी शिक्षण करवा सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है गीत व नाट्य प्रणाली। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषा कौशल है शिक्षण कराना, अधिगम कराना, अनुदेशन करना या दक्षता प्राप्त करना। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भाषा कौशल क्या है? ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दक्षता प्राप्त करना ही क्या है दोस्तों? भाषा कौशल है। ध्यान रखना, दक्षता प्राप्त करना क्या है? भाषा कौशल है। ठीक है। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। तो दोस्तों सैद्धांतिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, बेसिक शिक्षा व नैतिक शिक्षा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्राप्त की जाती है या प्रदान की जाती है। आंसर होगा दोस्तों इसमें जीवन उपयोगी शिक्षा। यानी जो प्रोजेक्ट विधि होती है उसमें जीवन से संबंधित उपयोगी शिक्षा होती है वो प्रदान की जाती है। आगे चलते हैं। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य कथन करना, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना या सामान्यकरण करना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नवीन ज्ञान प्राप्त
को ग्रहण करने हेतु उनको तत्पर करना, यानी प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य क्या? नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु उसको तत्पर करना प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे चलते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है गतिशीलता, ग्राह्यता, प्रभावोत्पादकता या उच्चारण की शुद्धता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उच्चारण की शुद्धता। यानी कि मौखिक जो अभिव्यक्ति क्यों कराते हैं? ताकि बालक के उच्चारण में शुद्धता आए, यानी कि उच्चारण की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है। मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण क्या है? उच्चारण की शुद्धता, यानी बालक के शब्दों का उच्चारण सही करने लग जाए। मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से होता है सीमित, विस्तृत, समान, संकुचित। तो मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से क्या होता है दोस्तों? विस्तृत होता है। ध्यान रखना दोस्तों, मूल्यांकन का क्षेत्र परीक्षा से क्या होता है दोस्तों? विस्तृत होता है। मूल्यांकन में नेगेटिव बात होती नहीं है, यानी कि इससे क्या होगा? विस्तृत होगा। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है वर्गीकरण करने में, श्रेणी विभाजन में, शिक्षक की कठिनाइयों का निदान करने में या शैक्षिक निर्देशन में। यानी कि उपलब्धि परीक्षण क्या है दोस्तों? वह परीक्षण जिसके द्वारा यह जानकारी प्राप्त की जाती है कि बच्चे ने शिक्षण में कितनी प्रगति की, उसका शिक्षा स्तर क्या है, उसकी उपलब्धि को जानने के लिए उपलब्धि परीक्षण किया जाता। तो वर्गीकरण करना सही बात है, श्रेणी का विभाजन करना, शैक्षिक निर्देशन, लेकिन इसमें देर का है तीसरा ऑप्शन शिक्षक की कठिनाइयों का निदान। तो दोस्तों जो उपलब्धि परीक्षण है वो शिक्षक की कठिनाइयों के लिए नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है उसमें? बच्चे ने यानी कि शिक्षा का स्तर उसमें कहाँ तक हुआ, किस स्तर तक उसने शिक्षा प्राप्त की है, उस प्रगति को जानने के लिए किया जाता है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, यानी शिक्षक की कठिनाई का निदान इसमें नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विद्यार्थियों की उपलब्धि व कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पाठांतर्गत मूल्यांकन द्वारा, सतत मूल्यांकन द्वारा, मौखिक मूल्यांकन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थी की उपलब्धि व कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है। तो दोस्तों ये आंसर होगा इसका सतत मूल्यांकन द्वारा, यानी कि बालक का जो सतत मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है, सतत समग्र मूल्यांकन, उसमें विद्यार्थी की उपलब्धि व कमियों का निरंतर रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसे बोलते हैं CCA। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि या खंडान्वय विधि। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उद्बोधन विधि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया क्या है? उद्बोधन विधि है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया क्या है? उद्बोधन विधि है। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है प्रश्नोत्तर विधि, व्यास विधि, उद्बोधन विधि या खंडान्वय विधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उद्बोधन विधि। वेरी इंपॉर्टेंट है ये उद्बोधन विधि, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाली विधि है दोस्तों। इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उद्बोधन विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका? उद्बोधन विधि का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आगे चलते हैं। श्रुत लेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। क्रम, कबूतर, धर्म, प्रकाश। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा दोस्तों कबूतर। कौन सा? कबूतर। ठीक है दोस्तों, श्रुत लेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है, तो दोस्तों इसमें कबूतर। ठीक है दोस्तों, क्यों नहीं है रेप संबंधी अभ्यास? क्यों? क्योंकि अन्य में सभी में रे का ये वाला ये रेप संबंधी अभ्यास ये देखो, ठीक है, ये वाला, इसमें ये वाला, लेकिन ये कबूतर है, इसमें रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो शब्द है धर्म है, कर्म है, ये दोस्तों अभ्यास में लाए जाने वाले शब्द हैं। ठीक है, इसलिए तो जो कबूतर है इसमें रेप संबंधी जो यानी कि रे से संबंधित अभ्यास नहीं होता है। ठीक है, जबकि कर्म, धर्म, प्रकाश ये अभ्यास में लाए जाने वाले शब्द हैं।
लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्सर भी चित्र ही है। इस मत का समर्थन किसने किया? महात्मा गांधी ने, अरविंद घोष ने, विवेकानंद ने या विनोबा भावे ने? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हर्बर्ट उपागम के पद है 3, 5, 8, 9। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना दोस्तों। हर्बर्ट उपागम में कितने हैं? 5 पद है। कितने? 5 पद है। पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। हर्बर्ट उपागम में कितने पद है? 5। शिक्षण में इकाई का संप्रदाय किसकी देन है? ब्लूम, जॉन डीवी, मॉरिसन, हर्बर्ट। तो दोस्तों शिक्षण में इकाई का संप्रदाय किसकी देन है? हर्बर्ट की देन है। किसकी? हर्बर्ट की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछ रखा है कि शिक्षण में इकाई का संप्रदाय किसने दिया था? हर्बर्ट ने। किसने? हर्बर्ट ने दिया। शिक्षण में इकाई का संप्रदाय किसने दिया? हर्बर्ट ने दिया था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है सुनना, पढ़ना, उच्चारित या लिखना? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लिखना। ये क्या लिखित रूप है? भाषाई कौशलों का जो लिखित अभिव्यक्ति रूप कौन सा? वो होता है लिखना। कौन सा? लिखना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाठ्यपुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है पुस्तक का आकार प्रकार, मुख पृष्ठ, जिल्द या प्राकथन? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्राकथन। क्वेश्चन क्या है? जो पाठ्य पुस्तक होती है यानी पुस्तक होती है उसमें जो अध्ययन की जो सामग्री होती है वो कौन सी है? अपन आकार प्रकार को नहीं पढ़ते हैं, मुख पृष्ठ को नहीं पढ़ाया जाता, जिल्द को नहीं पढ़ाया जाता, क्या पढ़ा जाए? प्राकथन। जो उसमें कथन विषय वस्तु होते हैं वो पढ़ने की चीज होती। तो आंसर क्या होगा? प्राकथन। फिर है वैचारिक सामग्री है संरचना, मूल विषय वस्तु, शब्दावली व व्याकरणिक। जो दोस्तों वैचारिक है दोस्तों इसमें है वो है मूल विषय वस्तु। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रखा है ये भी कि जिसमें विचार किया जाए, विचार विमर्श करने की चीज़ क्या है दोस्तों? मूल विषय वस्तु। जो टॉपिक है उसका जो मूल विषय वस्तु है, जो पढ़ने की जो सामग्री है वही एक वैचारिक सामग्री होती है जिस पर अपन विचार विमर्श कर सकते हैं प्रश्नों के माध्यम से। ठीक है। तो मूल विषय वस्तु होता है वो एक वैचारिक परामर्शिक विषय होता है। ठीक है। श्रव्य दृश्य साधन है चलचित्र, चित्र, चित्र विस्तारक यंत्र व रेखा चित्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चलचित्र। जो चलचित्र है दोस्तों ये क्या है? श्रव्य भी है और दृश्य भी है। ठीक है दोस्तों, चलचित्र होता है जो श्रव्य भी होता है और दृश्य भी होता है। ठीक है। चित्र दोस्तों देखो, चित्र जो होता है ये दृश्य होता है, रेखा चित्र ये भी दोस्तों दृश्य होता है। चित्र विस्तारक दोस्तों ये होता है वो होता है, ये भी दोस्तों क्या होता है? ये भी दृश्य साधन होता है। तो ये तीनों जो है दोस्तों ये क्या? दृश्य साधन है। जबकि जो चलचित्र है ये श्रव्य और दृश्य दोनों है। नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से होता है? तो मुंह से, कान से, कान व ना आँख से व आँख से। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा कान व आँख से। क्यों? क्योंकि नाटक में दोस्तों देखो सुना भी जाता है कानों के द्वारा और आंखों के द्वारा देखा भी जाता है। तो नाटक का संबंध किससे है? कान व आँख से होता है। ठीक है। आगे चलते। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है वैधता है दोस्तों, वस्तुनिष्ठता होती है, आत्मनिष्ठता। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों होगा आत्मता। जो आत्मनिष्ठता है वो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। जबकि वेद होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, व्यापक होने चाहिए, लेकिन आत्मनिष्ठता मूल्यांकन की विशेषता में नहीं आता है। किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है और अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान है? तो दोस्तों फ्रोबेल, मोंटेसरी, मॉरिसन व बेलार्ड। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा फ्रोबेल। क्या दोस्तों? फ्रोबेल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना।
फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लिखित सामग्री को मनी मन में बिना आवाज़ किए चुपचाप पढ़ना क्या कहलाता है। आप सभी को पता है दोस्तों, मौन वाचन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मौन वाचन को एग्जाम से पहले आप अच्छे पढ़कर जाए, क्योंकि मौन वाचन के प्रकार पूछ सकते हैं, मौन वाचन के क्या लाभ है, उनकी विशेषताएं, और मौन वाचन किस कक्षा से प्रारंभ होता है 100% पूछेंगे मौन वाचन से एक क्वेश्चन। तो लिखित सामग्री को मनी मन में बिना आवाज़ किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है मौन वाचन। और मौन वाचन कक्षा 3 से प्रारंभ होता है, ये ध्यान रखना, बहुत सी बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है। कक्षा 3 से मौन वाचन का प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्तों, और स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास इसका सबसे प्रमुख गुण होता है। समय का सदुपयोग और पढ़ने की जो गति होती है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा याद होते हैं इससे। ठीक है, तो ये से इसकी विशेषताएं कुछ जो आप अच्छे से याद करें दोस्तों। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार है 2, 3, 4 व 5। जो पठन शिक्षण है तो वो गद्य पाठों के प्रकार कितने हैं दोस्तों? 2। पठन शिक्षण की दृष्टि से जो गद्य पाठ है उसके कितने प्रकार है? 2 प्रकार है, ध्यान रखना। कविता शिक्षण की किस प्रणाली के अंतर्गत कविता को समझाने के लिए वैसा ही या उसी विरोधी दूसरी कविता को प्रस्तुत करके उसका तुलनात्मक अध्ययन कराया जाता है? समान कविता प्रणाली, अर्थबोध कविता प्रणाली, समीक्षा प्रणाली या तुलना प्रणाली? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तुलना प्रणाली। क्या दोस्तों? तुलना प्रणाली होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? तो आप सभी को दोस्तों पता है, खेल विधि के जनक कौन है दोस्तों? हेनरी कोल्डवेल कुक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछ रखा है दोस्तों। खेल विधि के जनक कौन है? हेनरी कोल्डवेल कुक। ठीक है। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? तो अव्याकृत प्रणाली, सहयोग प्रणाली, पाठ्यपुस्तक प्रणाली व निगमन प्रणाली। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा पाठ्यपुस्तक प्रणाली। इसे बोलते हैं दोस्तों सुग्गा प्रणाली बोलते हैं। किसे? पाठ्यपुस्तक प्रणाली को सुग्गा प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली कहा जाता है? पाठ्यपुस्तक प्रणाली को। ठीक है। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया? गठन विधि, प्रत्यक्ष विधि, वेष्टकी विधि, प्रोक्ष विधि। तो दोस्तों जो इस विधि में जो प्रोक्ष विधि है आंसर सही होगा। इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, तो वो कौन सी विधि है दोस्तों? परोक्ष विधि। कौन सी? परोक्ष विधि। ध्यान रखना। किस विधि में मातृभाषा यानी हिंदी भाषा का माध्यम से अंग्रेजी भाषा का ज्ञान करवाया जाता है, तो वो परोक्ष विधि है। कौन सी? परोक्ष विधि। जिस प्रकार चित्रकार के लिए तुलिका फलक वांछनीय है, ठीक उसी प्रकार उससे भी कुछ अधिक अध्यापक के लिए श्यामपट व खिड़िया के टुकड़े का महत्व। ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की संगिनी है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो दोस्तों पंडित सीताराम चतुर्वेदी, MP मुफात, EB वेस्ले या रायबन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों पंडित सीताराम चतुर्वेदी ने ये कहा था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है? व्याख्या प्रणाली, खंडान्वय प्रणाली, शब्दार्थ कथन प्रणाली या व्यास प्रणाली? क्वेश्चन क्या है? कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा खंडान्वय प्रणाली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो कविता शिक्षण की जो प्रश्नोत्तर प्रणाली है, प्रश्नोत्तर विधि, उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? खंडान्वय विधि के नाम से भी जाना जाता है। किसको? प्रश्नोत्तर विधि को। भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप हैं? तो दोस्तों भाषा से रचना के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? लिखित प्लस मौखिक। ध्यान रखना, 2 रूप होते हैं भाषा के। भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है। जो अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते। उपयुक्त परिभाषा किसके अनुसार है? बायती, सोनेल, क्रोनबेक, कुके। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सोनेल।
ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ये सोनेल की परिभाषा है। क्या कहा? भाषा में निर्धारणात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र के भाषागत दोषों को खोजता है। ये शब्द पकड़ लेना आप। भाषागत दोष किसकी परिभाषा है? सोनेल की। ठीक है। लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए, क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में मत व्यक्त किसने किया? मोंटेसरी ने, डॉक्टर आत्मानंद मिश्र ने, मिस्टर पार्कहर्स्ट ने या कुक ने? तो दोस्तों ये कहा था मोंटेसरी ने। किसने? मोंटेसरी की यह परिभाषा है। ठीक है दोस्तों। किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहते हैं प्रतिमूर्ति, चित्र, वास्तविक पदार्थ, ग्रामोफोन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रतिमूर्ति। क्या? प्रतिमूर्ति। किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को क्या बोलते हैं? प्रतिमूर्ति बोलते हैं। निम्नलिखित में से उपन्यास शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करना, छात्रों की द्रुत गति से मौन वाचन का अभ्यास कराना, अभिनय में निपुणता प्रदान करना, भाषा एवं शैली के प्रचलित रूप से परिचित कराना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अभिनय में निपुणता प्रदान कराना। क्या क्वेश्चन है? जो उपन्यास शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या नहीं है? अभिनय में निपुणता प्रदान करना इसका उद्देश्य नहीं होता। जबकि छात्रों को स्वस्थ मनोरंजन की ओर उन्मुख करना सही बात है। छात्रों की द्रुत गति से मौन वाचन का अभ्यास कराना सही बात है। भाषा एवं शैली के प्रचलित रूपों से परिचित कराना। ठीक है। निम्नलिखित में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। प्रवचन विधि, निर्देशन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, भाषा संसर्ग विधि। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा भाषा संसर्ग विधि। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या किया जाता है? पाठ्य पुस्तक के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान करवाया जाता है। स्वतंत्र तो नहीं कराया जाता, लेकिन जब पाठ पढ़ाते हैं तो उस समय व्याकरण संबंधी जो शब्द आते हैं उनका ज्ञान करवाया जाता है। ठीक है दोस्तों। निम्न में से हर्बर्टीय विधि से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इस विधि के प्रवर्तक हर्बर्ट है। इस विधि में 5 सोपानों का अनुसरण किया गया है। यह विधि समृद्धि स्तर के शिक्षण से संबंधित है। यह विधि बौद्ध स्तर के शिक्षण से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें है चौथा ऑप्शन है, ये सही है। यह विधि बौद्ध स्तर के शिक्षण से संबंधित है। तो दोस्तों जो हर्बर्ट वाली जो विधि है यह बौद्ध स्तर से संबंधित नहीं है, जबकि स्मृति से है। इसमें 5 सोपान है, सही बात है। और ये हर्बर्ट इसके प्रवर्तक, सही बात है। ठीक है। तो चौथा सही है। निगमन विधि का सिद्धांत है विशेष से विशेष, सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य, सामान्य से सामान्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सामान्य से विशेष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निगमन विधि का सिद्धांत होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। कल अपन इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे, उसमें आपके शिक्षण शास्त्र व टीचिंग मेथड से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन पर अपन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।